आज पूरा यूरोप है ना मंदी की चपेट में आ गया है। और जिस तरह से अभी मैंने वहाँ के लोकल आदमी से बात किया तो यूएसए की भी ये हालत की ओर बढ़ रहा है। एक रिटेल वाला मैं जानता हूँ, आप मानेंगे नहीं, 1200 स्क्वायर फुट की दुकान है और साल का 60 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। मेरे एक्सपीरियंस में जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है यूजुअली वो विजनरी और रिस्क टेकर कम लेता है। मॉल्स का खतरा था, फिर ई कॉम आया, फिर क्विक कॉमर्स आया, अब चेन स्टोर्स आए। तो रिटेल में क्या खतरा लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी लगता है आपको? मुझे खतरा एक ही लग रहा है, जो अपनी बात के दौरान आपने कहा कि गल्ला नहीं छोड़ने वाली बात। आपको ग्रोथ करना है ना तो सबसे पहला शर्त है, ये काले सफेद के चक्कर में आदमी रात को नींद नहीं सो पाता, मल्टीपल कागज रखता है, और रिटेल में इन्वेंट्री इतना बड़ा श्राप है। जिसको सर्वाइव करना है, नहीं मैं ग्रो करने की बात करता हूं, तो उसके लिए ऑप्शन बहुत है, और नहीं करना है उसके लिए कुछ ऑप्शन। आपको क्या लगता है रियल एस्टेट के बारे में, क्या है फ्यूचर, क्या है रिस्क? उम्र भर हफ्ता भरने से बेटर है कि जब भी जो चाह वो भाड़े पे लगे। बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है ना, उससे भी कुछ कम में मिल जाता है। सबसे बड़ा ग्रोथ मुझे जो दिख रहा है ये डिफेंस सेक्टर में दिख रहा है। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 27 कंट्री के एडवांस पेमेंट आ गए हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। ये पॉडकास्ट चैनल पे हम खास पर्सनालिटीज को लाते हैं जो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, लीडरशिप के बारे में खास इनसाइट्स देते हैं। और आपको मालूम है कि बसेश गाला सर ने 50,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम किया है, लेकिन बसेश सर को किसने मेंटोर किया? तो वन ऑफ माय मेंटोर्स अशोक शाह साहब, चेयरमैन एमिरेटस ऑफ वी ट्रांस ग्रुप, एक ट्रांसपोर्ट पैन इंडिया लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उनको मैं आज पॉडकास्ट पे लाया हूं क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, आपको ये पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे बिजनेस में टीम, सिस्टम्स, फैमिली बिजनेस कैसे सेट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट मिस्टर अशोक शाह। अशोक भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके साथ पॉडकास्ट के, जब मैं मिला था तभी कुछ बात और थी, लेकिन आज तो आप सेलिब्रिटी की कक्षा में आ गए, तो वो देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। सर, सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन गॉड इज़ काइंड, माँ बाप का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, और व्यूअर्स को एक चीज़ डेफिनेटली बोलूँगा, आप मेहनत करो। और अगर आप लकी हो, जैसे हनुमान जी को जामवंत मिले जिन्होंने उनके स्किल्स को अनलीश किया। पांडव जब बहुत कंफ्यूज थे, थोड़े कमज़ोर थे, कौरव ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनको कृष्ण मिला। तो लाइफ में मेंटोर ज़रूरी है। और मेरे जीवन पे जब 2014 में मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया, हम स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्टिंग में, तब एक आदमी ने निस्वार्थ उंगली पकड़ा और बोला, बेटा चल, टेंशन मत ले, मेहनत कर, डबल मेहनत कर, वैल्यू दे, एथिक्स रख, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। और वो स्टेटमेंट, वो प्लेटफॉर्म ने आज हमें 100x ग्रो किया है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय मेंटोर, माय गॉड फादर, मेरे सीनियर फ्रेंड भी बोलूँ, फादर भी बोलूँ, ऑल इन वन रिलेशन, अशोक भाई। नहीं, ये आपकी खुद की मेहनत, लगन और एबिलिटी थी। हम लोग तो सिर्फ वो बोलते हैं ना, एक रास्ता दिखाने वाले मिले हैं। आपने हेल्प किया। तो अब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। जरूर। पहले सेगमेंट में अशोक भाई, बिकॉज मैं व्यूअर्स को बोल दूँ, आपकी एज, फिजिकल एज 75 ईयर्स है, बट मुझे लगता है कि एनर्जी, एक्साइटमेंट, जो जो एबिलिटी है, इनोवेशन का माइंडसेट, जो हंगर है लर्निंग का, वो 16 साल का है सर, स्वीट 16। एक्सपीरियंस ऑफ 75, बट एनर्जी एंड हंगरनेस ऑफ 16। हंगर है, उसकी वजह मैं बता सकता हूँ जी। कि मैं जब पढ़ता था ना स्कूल में, तब मैंने 7-8 स्कूल चेंज की थी वेरियस रीज़न के लिए, और एसएससी तक पहुंचा था। जी। तो बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसके लिए जहाँ भी सीखने को मौका मिलता है मैं करता हूँ, और सीख के जो सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करता हूँ। इसके लिए मुझे सीखने की, ऑलवेज लर्निंग इज़ माय प्रायोरिटी, ये कह सकता हूँ। क्या बात है अशोक भाई। और आपका जो एक्सपीरियंस है, हम एमएसएमईज के बारे में, फैमिली बिजनेस के बारे में, सेमी ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे इवेंट्स में कि एमएसएमई बहुत स्ट्रगल करेंगे, कर रहे हैं, और कुछ एमएसएमई बंद हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट के बारे में? देखिए, एमएसएमई या एसएमई की हम लोग बात करें तो मेरे हिसाब से जो आज की डेट में, चाहे कुछ भी होवे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट को टैक्स
हाईएस्ट देने वाली सेगमेंट है तो एमएसएमई है। जी और उनको क्या है कि कॉरपोरेट को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, बैंक फैसिलिटी या फाइनेंस फैसिलिटी, वो सुविधा बार बार गवर्नमेंट के सामने इन्होंने पेश किया है, रिक्वेस्ट किया है, लेकिन वो अब तक नहीं मिली है। थोड़ा कुछ राहत मिली है ये पिछले 11 साल में, Sure. नहीं तो उनके साथ हमेशा वो अन्याय मैं कह सकता हूँ होता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले मैं यही फील्ड में हूँ ट्रांसपोर्टेशन में, जी तो जो मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है जी ये कोई कॉरपोरेट कंपनियों की बदौलत नहीं है, लेकिन एमएसएमई और एसएमई की बदौलत है। तो अपॉर्चुनिटी भी है, और उसमें भी देखिए एक बात बताता हूँ कि 2014 में ये नई गवर्नमेंट आई, तभी उन्होंने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाए थे। जी तो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कुछ शुरुआत हुई थी, लेकिन 2021 मतलब 7 साल के बाद जी पोजीशन जो आई वो कुछ बदलाव काफ़ी दिखे। जी कई जगह पे 2018 17-18 से प्रोडक्शन चालू हो गए थे, लेकिन फुल फ्लेज में अगर कहे तो 2021 में जब भी पता चला हमको अगस्त महीने में कि जो अपना डिफेंस है, डिफेंस की 1,000 आइटम्स छोटी बड़ी हम लोग इंपोर्ट करते थे, वाह उनमें से सिर्फ 3600 अभी आज की डेट में है। वाह 1191 आइटम उन्होंने अगस्त में बैन की पहले 2021 में, Right. और उसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन होते गया बन गए। और आपको व्यूअर्स को जानकर खुशी होगी कि आज हम आत्मनिर्भर सिर्फ नहीं है, लेकिन हमारा जो ये सेगमेंट का है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। यस तो अपॉर्चुनिटी है, जी। और अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो देखने की नज़रिया चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि जिस सेगमेंट में है एसएमई एमएसएमई, उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की आवश्यकता मुझे दिख रही है। श्योर और कार्यशैली में आवश्यकता में एक बात बता सकता हूँ जी कि एक ज़माना था हमारे यहाँ तो फ्रंटियर मेल फास्टेस्ट था, यस उसके बाद राजधानी आई तो वो फास्टेस्ट थी, अभी आ रही है बुलेट ट्रेन। लेकिन राजधानी में आप बैठे रहेंगे तो बुलेट ट्रेन में नहीं बैठ सकते, एक टाइम आपको उतरना पड़ेगा तो आप दूसरी What a बुलेट wonderful ट्रेन में बैठ सकोगे। तो इसी तरह से कि अगर आप गल्ला छोड़ेंगे और वेरियस हर एमएसएमई सेगमेंट के लिए, एसएमई सेगमेंट के लिए कई सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, कई एक्टिविटी हो रही है, गवर्नमेंट का रियायतें मिल रही है, जी वो जानकारी कब मिलेंगी जब आप गल्ला छोड़ के आगे जाएंगे तब। Yes. तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। उसके लिए जो कंसल्टेंट्स है मार्केट में इतने हैं, और कंसल्टेंट अगर गुजराती पब्लिक है तो उसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे अभी हाल ही में हमारे एक छोटे ग्रुप में मिस्टर बिमल भूता को बुलाया गया था। तो गवर्नमेंट सेगमेंट से क्या क्या फैसिलिटीज़ है एमएसएमई और एसएमई के लिए, जी उसके बारे में ये A to Z आपको कंफर्मेशन के साथ बात दे कर सकते सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, व्यापार और जन्मभूमि Yes. ग्रुप के हैं, वो सौराष्ट्र ट्रस्ट के बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनका तो पकड़ हमने मतलब हमको फीडबैक मिला। एक एसेंट ग्रुप है मेरे बेटे का, जी उसमें इनको बतौर स्पीकर बुलाया गया था। जी तो जब भी उनका जो नॉलेज है, और मैं इनकी कॉलम मैं मेरे घर पे जो जन्मभूमि और व्यापार आता है उसमें पढ़ते रहता हूँ, जी। तो हर एक जो भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं उसका जवाब हमको मिल जाता है। अगले हफ्ते मिलता है। अभी हमने तो पूछा भी नहीं है, उसके बावजूद भी मिलता है। ठीक है। तो अशोक भाई, एक आपने बहुत डीप 360 डिग्री आंसर दिया। कोर क्वेश्चन को मैं वापस पूछूंगा। आपने एक बहुत इंसाइट दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी है। 2x करना मुश्किल है, 10x 100x करना ईजी है।
ये आप हमेशा कहते हो। यस यस 2x बहुत मुश्किल है, बट 10x यानी ट्रेन से उतर 10x के। बहुत इजी है 2x के मुकाबले। यस, सो ट्रेन से उतर के यानी कंफर्ट जोन से बाहर, गले से बाहर, ऑफिस से बाहर जाके नेटवर्किंग करके, लर्निंग करके, रिस्क लेके आप 10x कर सकते हो। यस बट मैं भी ग्राउंड पे हूँ अशोक सर, बहुत एमएसएमईज को दिख रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे भी 20-80 रूल कायम होता है कि 20% एमएसएमई आर लर्निंग, इन्वेस्टिंग इन टीम, सिस्टम्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी। 80% अभी भी गंजी, लाला सिस्टम, मने बद्दू आवड़े है, एमबीए मुझे बहुत आता है। तो मैं आपका इंसाइट जानना चाहता हूँ, कैन यू गिव मी 5 रीजंस कि एमएसएमई स्ट्रगल क्यों कर रहा है, वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है, जो 80% है वो। नहीं देखिए, कोई भी चीज़ है ना, हाँ चेंज आपको ग्रोथ करना है ना, हाँ तो सबसे पहला शर्त है स्टेइंग रिलेवेंट। एक ज़माने में पेजर चलता था, जी बरोबर, उसके बाद मोबाइल आया, हाँ आज ये स्मार्टफोन ने सबकी, कई लोगों की दुकान बंद कर दी, समझो कैमरे वाले की, घड़ियाल Yes. वाले की, ऐसे। तो ये जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है, जी उसको अगर हम आगे से देख पाते हैं, जी अथवा या समझो ना कि बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदलाव लाते हैं अपने आप में, जी तो हम जमाने से के साथ चल सकते हैं, जमाने के आगे भी निकल सकते हैं। जी लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि कंपलसरी जब भी हो रहा है सर्वाइवल का, तभी वो एडॉप्ट करते हैं। Yes. तब तक देरी हो जाती है, क्योंकि और आगे बढ़ चुकी होती है दुनिया। बिल्कुल। तो ये एक बड़े में बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न मैंने जो देखा है, जी तो वो है ट्रांसपेरेंसी का अभाव। देखिए, ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट आएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ट्रस्ट नहीं आएगा। ठीक है और ट्रस्ट क्या है कि ट्रस्ट में दो बातें आती है, जी कि एक ट्रस्ट होता है कि एम्प्लॉई, अभी आपके साथ 10 आदमी, 15 आदमी, 50 आदमी काम कर रहे हैं, जी उन पे ट्रस्ट सीख के उनको जिम्मेदारी देना। क्योंकि आपको अगर ग्रो करना है तो आपके नीचे के आदमी को साथ में पैरेलल ग्रो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, आप आगे निकल गए और लोग पीछे रह जाएंगे, तो भी आपकी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो ये पैरेलल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इस बारे में अगर डेलीगेशन ऑफ पावर्स और वर्क जी। ये किया जाए तो अच्छा होता है। जी। क्योंकि कई मर्तबा एक्सपेक्टेशन हमारे हाई होते हैं, जी लेकिन अकॉर्डिंगली जो पावर्स है नहीं दिए जाते हैं। तो आप कहीं किसी को कुएं में फेंक दो हाथ बांध के और बोलो अभी तू तैर के सामने किनारे पहुंच, तो कैसे पहुंच बहुत सकता सकते है? हैं। नहीं आई तो थिंक ये चीज़ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत की जरूरी है। बहुत आवश्यकता है। तो एक आपने रिलेवेंट बोला, एक आपने ट्रांसपेरेंसी बोला, Yes. विच विल लीड टू ट्रस्ट, हाँ। इंटरनल एक्सटर्नल, और कुछ फैक्टर्स आपके और साथ। दूसरा क्या है कि जो आपने बताया वही बात है कि नई चीज़ आज क्या चल रहा है, वो नई लर्निंग। तीसरा और चौथा है टेक्नोलॉजी से भागना दूर, हाँ क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली चलने वाली फ्यूचर है आपके लिए। एब्सोल्युटली। तो उसके साथ आप जितना लगाव रखेंगे, हमारी बात करें तो हमारा क्या है ग्रोथ, 2004 में हम लोग 120-122 ब्रांच पे थे वी ट्रांस में, बरोबर। और हमने ईआरपी, हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहले ईआरपी हमने बनाया जो .NET टेक्नोलॉजी में था, बरोबर। आज 21 साल के बाद अभी बदलाव किया हमने, वो सॉफ्टवेयर टेलर मेड होने की वजह से उससे छूट नहीं रहे थे। वो ऐसी इस तरह से बढ़ाया गया था कि जो प्यून भी चला सकता है और मैनेजर भी चला सकता है। तो उसकी बदौलत आज हम 1500 ब्रांच पे पहुंचे हैं। थोड़े सर आपने ये जिक्र किया, तो गिव मी सम नंबर्स ऑफ वी ट्रांस, कितने लोग एम्प्लॉइज आज हमारे पास वाइट कॉलर की बात करो तो 3500 प्लस लोग हैं। ओके, और ड्राइवर्स और ब्लू कॉलर्स और ब्लू कॉलर्स 20 प्लस। 20,000 प्लस। Yes. वाओ। कितने लोकेशंस पे हम एक्टिव है? 1500।
1500 लोकेशंस पे active। 1500। और वॉल्यूम्स का कुछ इंडिकेशन एवरी डे एवरी मंथ कितना हम एटलीस्ट वॉल्यूम अंदाज? वॉल्यूम का ये कहता हूँ कि जो पार्ट लोड है उसमें अबव 1 लाख टन पर मंथ हमारा होता है। 1 लाख और टन। जो हमारी ईकॉम डिवीज़न जो हाँ। बेबी ऑफ द कंपनी है हाँ। उसमें 1,25,000 डिलीवरी पर डे हो रही है वो आज की डेट में। 1.25 लाख डिलीवरीज पर डे, वाह। यानी स्केल, यानी जो इंसान ये बोल रहे हैं उन्होंने स्केल, उन्होंने उनके कंपनी ने उनके टीम मेंबर्स ने एक स्केल अचीव किया है। ये स्केल अचीव करने की एक वजह है कि छूट दी गई थी, उन पे Exactly। विश्वास किया गया था। Yes, हम आते हैं सर एक एक इसको थोड़ा एकदम सटीक से। एमएसएमई के सर 5 इश्यूज होते हैं, एक हाँ। एक को लेते हैं। आप एक एक अपने एक्सपीरियंस और सलाह दीजिए। 90% एमएसएमई हमें बोलते हैं सर टीम नहीं मिलता, हाई पगार मांगते, काम नहीं करते, ड्राइवर्स प्यून्स ये तो बिल्कुल मिलते नहीं है। आपका इस पे इंसाइट्स? नहीं, देखिए आप लोगों को क्या ट्रीट करते हो। यस, यस। आज हमारी मार्केट में ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। हमारे पास कभी भी हमारी नई गाड़ी आती है तो हमारे पास आज की डेट में अगर 30 नई गाड़ी लेनी है तो उसके लिए ड्राइवर हमारे पास आने को तैयार है। वाओ। हमारे पास जगह ना होने की जैसे उनको बोलते हैं कि जब भी जगह होगी तो आपको अब बुलाया जाएगा। तो ये क्या है कि ट्रीटमेंट में ये रहता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है कि एक आपका व्यवहार क्या है, ओके। दूसरा मैंने जो बताया कि आप ट्रस्ट करेंगे तो उनको पावर्स क्या देंगे, ये सभी बातें में आ जाती है। तो मिलना मुश्किल नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। और मैं तो यहाँ तक मैं जब भी एक्टिव था फुल्ली तब मैं लोगों को नॉलेज के लिए या एक्सपीरियंस के लिए नहीं रखता था, लेकिन उसके एटीट्यूड को देख के रखता हमेशा था। बोलते थे, राइट। और एटीट्यूड को देख के रखेंगे तो कोई भी बिजनेस है वो सीखने में उसको टाइम नहीं रखेंगे। राइट टैलेंट। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज की कॉलेजेस है उसमें हर साल में 6 लाख से अधिक बच्चे पास होकर निकलते हैं, जी। लेकिन उसमें एम्प्लॉयबल जो अगर कहना जाओ तो मेरी धारणा है कि 10 से 15% मुश्किल से आपको निकल 20% सकते मैक्स, हैं, राइट सर। उससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। उसकी वजह अगर देखने जाओ तो लॉर्ड मैकले ने जो मैनेजर बनाने की फैक्ट्री डाली थी Education। और उसमें हम दो हमारे दो आए और उसके बाद हम दो हमारा एक आया, वो सब बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है लोगों में, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान या हमारे में गुजराती में बनेला पण गणेला नहीं थी, वो टाइप का होना चाहिए, उसकी कमी मुझे दिख रही है। और हाल ही में कुछ अरसे पहले हमने एक कंपटीशन रखी थी, यू कांट बिलीव, धारावी के बच्चे ने जो आइडिया पेश की है, अपने जो पॉश एरिया के बच्चे आए थे, हाईली एजुकेटेड बड़े बड़े नाम की स्कूलों में से, वो कुछ कर नहीं सके थे। 1 से 5 नंबर वहाँ के बच्चों ने लिया यानी था। जहाँ पे भूख है वहाँ पे ही यस, ग्रोथ है। सीधी बात है। और क्या है कि इसकी वजह अगर देखने जाओ तो एक है कि पहले क्या है 5, 7, 8 बच्चे रहते थे तो सबको अपनी परिचय, अपना आइडेंटिटी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था बचपन से। और वो संघर्ष की बदौलत वो दोरी लोटा लेके आए और आज कहीं करोड़पति में है। और आज के बच्चे में एक चीज़ मैंने देखी है कि 19 का 20 हो जाता है तो भी कैसे करना वो नहीं है, कि दरवाज़ा खोलना है तो उसको पेरेंट्स को गाइडेंस देने, अभी ये की ले और ये कर और ये जाली खोल, ये टाइप का है। तो आप बेबी फीडिंग करते रहेंगे, आप बच्चों को जब भी परवरिश करते हैं, मैं तो यहाँ तक मैंने 2-3 जगह पे ये कहा है कि आप बच्चों को है ना सिर्फ 3 साल के लिए बोर्डिंग में भेजो तो अपने डिसीजन खुद लेते सीखेगा, नहीं तो कब तक आप उसको इस तरह से करते। तो आपने ये वजह है एक, तो उसकी वजह से नहीं मिल रही है। और दूसरी बात क्या है कि लोग डरते हैं कि नया आया उसको ट्रेनिंग देंगे कल चला जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, एक भलाई का काम
करना चाहिए, और भलाई आप करोगे दूसरों की तो आपके साथ भलाई होगी। तो जो भी आए उनको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन करना स्टार्ट करो, और ट्रेनिंग से फ्रेश लेके आओ। आपकी जो बिजनेस प्लान है, जितना फ्रेशर सक्सेस जाएगा, मेरा जो अनुभव है ये मैं कहता हूँ कि Absolutely. फ्रेशर जाएंगे उतना सीखेले नहीं, क्योंकि वो जिस कंपनी का गार्बेज लेके आए दिमाग में, हाँ। वो अडॉप्ट उसके, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये बातें होती रहती है कि सेठ तो कुछ भी बोलेंगे, मैनेजर तो कुछ भी बोलेगा, हाँ। लेकिन ये तो हमने किया है। Right. लेकिन फ्रेशर होगा, उसको योग्य Proper. ट्रेनिंग देंगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बिजनेस प्लान, आपके कल्चर के हिसाब से वो ट्रेन होके Yes. निकलेगा। मैं समराइज करता हूँ, आपने बोला सबसे इम्पोर्टेंट इज व्यवहार, यस, कि आपका रेप्यूटेशन कैसा है, आप कैसे ट्रीट करते हो, डिग्निटी। सेकेंड इंटरेस्टिंग इंसाइट कि जिस तरह हमारा करंट सिस्टम है वो स्किल पे नहीं ध्यान दे रहा, वो एम्प्लॉयज़ गुलाम बनाने पे ध्यान दे रहा है। और हमारे जो कल्चर चेंजेस आ रहे हैं कि पहले किड्स रफ एंड टफ थे, अब ओवर पैम्पर्ड है, स्किल की भूख नहीं है, तो इसके लिए राइट एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते। और लास्ट आपने बोला अगर राइट एम्प्लॉयज़ मिलते हैं तो हम डेलीगेट करना नहीं जानते, हम Yes. पावर देना नहीं चाहते, हम गलतियाँ माफ़ करना नहीं चाहते। और आपने एक इंटरेस्टिंग लास्ट इंसाइट बोला कि भाई ट्राई फ्रेशर्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर वाला माइंडसेट ही रखो। फ्रेशर्स को लो, उन्हें ट्रेन करो, आप जैसा चाहो आपके सिस्टम कल्चर से आप वैसे मोल्ड कर सकते हो। थोड़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि Yes. आपको आपका क्या चाहिए Yes. एम्प्लॉय से, उसका एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। गल्ला छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले गल्ला छोड़ना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, आजू बाजू क्या लोग कर रहे हैं, ये जानकारी लेके अपना जो बिजनेस प्लान है उसमें क्या है कि मैं तो यही कहता हूँ कि जो विन विन सिचुएशन का सोचता है ना, उसको कभी तकलीफ नहीं आती है। Yes. रिटेल बिजनेस में बोलते हैं कंपटीशन आ गया, इसका कंपटीशन, उसका कंपटीशन। एक रिटेल वाला मैं जानता हूँ, बोलो बोलो। आप मानेंगे नहीं, हाँ। हर साल 12 से 15% ग्रो कर रहा है। वाह। और हैरानी ये इस बात की होगी, मैं नाम नहीं लूँगा, 1200 स्क्वायर फुट की दुकान है और साल का 60 करोड़ का के आसपास का टर्नओवर है, और क्या चाहिए, रिटेल में। और क्या चाहिए। उससे क्या है कि अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझे। मैं उसके गोडाउन में एक आधा घंटा बैठा था, तो उन्होंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी थी, तो मैंने पूछा ये क्या है, बोला ये नई आइटम आई है। तो मेरे पास जो ऑर्डर आता है, उसने 165 या 170 साइकिल वाले रखे हैं माल पहुंचाने के लिए। तो बोला जो भी फ़ोन आता है तो अपना बंदा सामने बोर्ड से पढ़ के बोलता है कि ये आया है, ये आया है, इसमें भेजूँ कुछ। तो एक दो आइटम ग्राहक मंगाते रहते हैं, अक्सर मंगाते रहते हैं, और इस तरह से ये नई आइटम को एडॉप्ट, किसको भी नई आइटम अपनी चलानी है मार्केट में तो इसको पहले देते हैं, और ये पूरा निचोड़ के लेता है और उसका कुछ बेनिफिट अपने क्लाइंट को देता है, जो मार्केट के मुकाबले इसका दाम भी अच्छा मिलता है। मतलब ये विन विन सिचुएशन इसकी इस तरह से करते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, आज जिसको ग्रो होना है ना, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। स्काई भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिसको ग्रो ही नहीं करना है, वहीं का वहीं वही घरेड़ में रहना है, उसके लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अशोक भाई, स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है हाँ, कि दुनिया का साइज कितना है या आकाश का साइज कितना है, तो उन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिया था, आपका खिड़की जितना है उतना स्काई और दुनिया का साइज है। आप घर के अंदर से खिड़की देखोगे तो जितना खिड़की दिखता है उतना ही दुनिया दिखेगा। खिड़की के बाहर जाओ, घर ऑफिस के बाहर जाओ तो दुनिया बड़ी लगेगी। तो आई थिंक ये खुले मैदान में अगर आप आसमान को देखेंगे तो आप गिन नहीं सकेंगे, इसको माप नहीं सकेंगे। बिल्कुल। मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी टीम के बारे में कहा, ईआरपी के बारे में कहा, सबको पता नहीं। अशोक भाई, आप फॉर्मली कितने एजुकेटेड है? क्या क्या डिग्रीज आपने, एमबीए, पीएचडी, क्या क्या किया है? फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एसएससी पास हूँ। एसएससी पास, देखो। और 6 महीना कॉलेज में धक्का मार के भेजा था तो गया था, और फिर बिजनेस में लग गए।
फिर क्या है, एक पेपर छूट गया और कॉलेज छूट गया। बट आई थिंक यू आर लकी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है यूजुअली वो विजनरी और रिस्क टेकर कम लेता है। नहीं, पढ़ाई लिखाई में क्या है कि रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वो ओवर थिंकिंग करता है। मैंने देखा है लोगों को ज़्यादा पढ़े लिखे ओवर थिंकिंग करते, उसको ग्राउंड रियलिटी से अपनी ताल्लुकात नहीं रहता है, वो जी। पेपर से ये चाहे होना चाहिए वो होना चाहिए, रियली में हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस। तो मैं तकलीफ देखिए, है। आपको एकेडमिकल आगे जाना है, टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, या एज ए प्रोफेशनल जाना है तो ठीक है। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल नॉलेज जितना लेंगे ना, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहेंगे ना, उतने आप आगे की सोच सकेंगे, विजन आपका आएगा। तो अभी एक आपको पूछना चाहूँगा, एक 10th पास, हाँ। वेरी स्मार्ट, वेरी हंग्री बट प्रैक्टिकल हसलर, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है जो KPMG या डेलॉइट या TCS नहीं बना पाए? आपने आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ERP कैसे डिज़ाइन किया, वो प्रोसेस देखिए तो लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि भाई हम भी प्रोसेसेस बना सकते हैं। वो सिस्टम के बारे में बताइए। नहीं, इसका अगर श्रेय देना है तो मैं BGT और मेरे फर्स्ट कन्वेनर जो थे मिलिंद अग्रवाल, इसको दूंगा, क्योंकि सर एक सेकेंड, मिलिंद अग्रवाल इज ऑल्सो माई मेंटोर, बहुत अच्छे इंसान है, वन ऑफ द रेयर पर्सन जिन्हें PhD किया भगवत गीता इन एप्लीकेशन इन बिजनेसेस, वही है मिलिंद भाई। वही मिलिंद है। बस। वो क्या है कि कंप्यूटराइज मेरी कंपनी थी, जी। तो 97 में बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। हाँ। उस टाइम तय किया कि अभी कंप्यूटर चल रहे, कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है, तो एक कमेटी की रचना करते हैं। और अशोक भाई, आप कंप्यूटराइज फर्स्ट कंप्यूटराइज है अपनी कमेटी के, तो आपको चेयरमैनशिप दी जाती है। लकीली मेरा कन्वेनर की हैसियत से MBA विद गोल्ड मेडलिस्ट मिशिगन यूनिवर्सिटी का स्नातक मिलिंद अग्रवाल है। यस यस। पहली मीटिंग हुई, हम लोग बैठे थे, सब कुछ प्लान किया कि पूरे साल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और पूरा एजेंडा बना। अच्छी तरह से बात हुई। उसके बाद फिर उसने कहा कि सब अपना अपना ईमेल दे दो, तो मैं ये आज का जो एजेंडा हमने तय किया उसका मिनट का ड्राफ्टिंग भेज देता हूँ। हाँ। तो मुझे कहा आपका ईमेल क्या है? मैं बोला ईमेल नहीं रखा है। बोला आपकी कंपनी में कंप्यूटर है और आपका ईमेल नहीं है? मैं बोला अभी तक नहीं है। सही, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ। कुछ नहीं बोला उसने बोला अभी नेक्स्ट 5 इयर्स के आपके प्लान क्या है? तो मैंने तो खुशी खुशी एक पेपर पे 5 साल के क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, ये लिख के दे दिया। उसने पढ़ा, हंसा और सामने फाड़ दिया। ये मालूम जी, कागज फाड़ फाड़ दिया। हाँ। ये कुछ नहीं होगा। बोला ये कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं पूछा ये कुछ नहीं होने वाला मतलब क्या? एक तरफ बोलते हैं, आप बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप टेक्नोलॉजी से आप दूर भागेंगे, आप क्या प्रोग्रेस करेंगे? जी। और वो बत्ती जला दी अपने दिमाग की। उसने मेरी बेटी को फ़ोन किया, घर में कौन कौन है ये पूछा, क्योंकि फर्स्ट हमारा परिचय हुआ था। जी। तो मैंने बताया ये है, ये कितनी उम्र है, सब पूछा। जी। फिर बोला कंप्यूटर ला के दिया है बच्चों को? नहीं। मैं बोला एक कंप्यूटर घर में रखा है। बोला नंबर दो, नंबर लगाया, घर पे फ़ोन लगाया। उस टाइम मोबाइल अभी आया नहीं जी। था। ये हम 2001-2 की बात कर रहे हैं अंदर? नहीं नहीं, ये 97, 96, 97 ओह की। वाओ, 96। यस। बोला तेरे पापा घर पे आवे ना, खाना खा ले, उसके बाद मैं फलाना फलाना बोला, सब अपना परिचय दिया और उसको बोला कि आएंगे तो सिखाना। और उसके बाद उस धीरे से क्या बोला पता नहीं चला मुझे। मैं घर पे आया, खाना खाया और बेटी को बोला कि भाई मुझे ज़रा बता, ये की है, ये कीबोर्ड बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। उसने थोड़ा 15 मिनट मुझे भाषण दिया और मैं सुनते गया। मैं बोला आगे आगे बोला कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करो। और उस दिन से लग गया उसके पीछे। तो 15 दिन 20 दिन में तो यानी आप सीख गया। मोटामोटी 45 इयर्स के रहेंगे तभी
अंदाज? मेरी एज नया 47 की थी। 47। यस। तो 47 में भी लर्निंग एटीट्यूड रखना कितनी बड़ी बात है। नहीं नहीं, वो क्या है कि नई पढ़ाई की वजह से ये वो कि मुझे जमाने के साथ रहना है तो चलना सीखना पड़ेगा, ये एक ही चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। थी। यस। आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है यस। शायद 45 या 50 वाले को पता है या नहीं, मुझे पता है। बिल्कुल पता है, ये आई एम श्योर। यस। टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है जी। वो पता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई 97 से। वाओ। उसके बाद क्या है, हमारा उस टाइम जो प्रोग्राम था, हमने हमारी कंपनी में रसीद बनाना 90 से शुरू किया था, लेकिन 90 से वो कोई उस टाइम सी लैंग्वेज या कोई Yes. ऐसी आती थी ना, उसमें था। जी। तो उसमें डेटा एक्यूरेसी की दिक्कतें आ रही थी, तो पहले वो एड्रेस किया गया, उसका स्टडी किया गया, और उसका स्टडी करके विजुअल बेसिक वीबी जो बोलते हैं, उसमें एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया गया, मतलब वो बार की एजेंसी से बनाया गया था। बट इनपुट्स प्रोसेसेस सब नहीं, इसमें प्रोसेसेस पार्टली मेरे थे, लेकिन उसके बाद मुझे बस मैंने क्या है कि आपको बताओ ना, तो 1964 टू 69 ये 5 साल में स्कूल में जब भी पढ़ता था तभी अपना कारोबार सीख लिया था वैकेशन के दौरान। और 1 साल मुझे सामने ऑफिस के सामने वाले घर में चाचा के साथ रहने गया था, तभी हर रोज 2 बजे से 8 बजे 9 बजे तक ऑफिस में रहता था, सब कुछ काम सीख लिया था जी। तो वो कोई तकलीफ नहीं थी मुझे जानकारी के बारे में बिजनेस की। और शुरू से मेरा मैथमेटिक्स या अकाउंट्स था ना, वो बेसिक बहुत स्ट्रांग था, तो ये नॉलेज तो था, तो उस नॉलेज के आधार से आपने क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये लिखते गया। हाँ। और आगे चल के क्या है कि 1977 में मुझे बागडोर दी गई कंपनी की, और उस टाइम मेरी उम्र 27 साल की थी। वाओ। और 77 टू 87 पूरा 10 साल संडे को भी 12 बजे 1 बजे तक ऑफिस पे रहते थे, और काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग किया, इसके अलावा एक भी छुट्टी नहीं ली थी। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनिशियल ईयर्स में रगड़ना ज़रूरी है। लाइफ इज़ नॉट लाइक इंस्टाग्राम रील के रातों रात वायरल हो जाए, एक रील के पीछे 1000 रील्स मेहनत आपको दिखती नहीं है। 10 साल अशोक सर ने कोई छुट्टी नहीं, संडे वर्किंग, आई एम श्योर 12 घंटा तो बेर मिनिमम रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं नहीं, रहेगा। हमारा क्या है उस टाइम जो रिटेल का बिजनेस था और मैनुअल सब हो रहा था ना, तो सैटरडे का दिन ऐसा रहता था कि कभी सुबह 4 बजे और 6 बजे भी घर गए संडे के। स्ट्रगल। तो ये था और मजा आती थी, एग्जैक्टली, पैशन थी और मजा आती थी काम बिल्कुल, करने में, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि कौन से लाइन में आ गए या ये कुछ होता ही नहीं था। सर आजकल 8 घंटे के ऊपर तो सबका बीपी हाई हो जाता है, एंटरप्रेन्योर्स का, एम्प्लॉयज का नहीं छोड़ो। नहीं, आज देखिए एंटरप्रेन्योर्स का अभी आपने बात की है, तो मैंने कहा अभी रिसेंटली हमने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, हाँ। और उसका टाई अप के बारे में बात चल रही थी, तो जिसको लेना था वो अच्छा, उसको बिजनेस भी मिलता था और पैसा भी मिलता था, लेकिन उनका माइंडसेट देखा ना, तो एम्प्लॉय सैटरडे संडे बोला छुट्टी चाहिए, 8 घंटे के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? अरे भाई आप स्टार्टअप आपको 24 घंटा भी काम करे तो वो कम है। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट की वजह से क्या है कि कई स्टार्टअप को मैंने फेल होते हुए देखा बिल्कुल कंफर्ट। और जिसको ये राइट माइंडसेट एंटरप्रेन्योर्स वाला होता है ना, वो कभी फेल नहीं हो सकता, मेरा ये बिल्कुल मानना है। बिल्कुल। तो आपने ये स्ट्रगल करके सीख के प्रोसेसेस डिफाइन करके एक ईआरपी बनाया, विच आई थिंक वाज टर्निंग पॉइंट, एक डिफरेंशिएशन। नहीं, टर्निंग पॉइंट अगर देखने जाओ तो देखो 1977 टू 87 का जर्नी आपको बताया। यस। उसके बाद क्या है कि कभी कभार मैं क्या है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी पहले से बचपन से मुझे शौक था, तो मैं
कुछ भी घटना घटती थी तो क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या हो सकता है, ये सब अपने हिसाब से एक Sure. नोट बनाता था हाँ. कभी जब भी टाइम होता था Sure. तो बोला कि अगर प्रोग्रेस करना है तो ये कोलू का बेल अभी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो बनने का टाइम था वो Yeah. हो गया। अभी जो डिज़ायर लेवल पे ग्रोथ आया है तो आगे ले जाने के लिए ये चलेंगे नहीं, यहाँ तक जो लेके आया वो हमको आगे तक नहीं ले जाएगा जी। तो इससे क्या करना चाहिए। और इन बिटवीन मेरे एक दोस्त ने बोला कि 1 महीने की टूर पे मैं जा रहा हूँ, अब भी चलो। मैंने जाके घर पे पिताजी से पहले बात कही, मैं बोला मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। मेरे सामने देख के हंसे, बोले एक काम कर, पहले 4 दिन तेरी वाइफ को महाबलेश्वर लेके जा। गया है तू? मैं बोला गया नहीं। बोला लेके जा, उसके बाद फिर अपन यूरोप के बारे में बात करेंगे। मेरी वाइफ को बात की तो वो बोलती है कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं थे। फिर जब भी पासपोर्ट की विधि की, टिकट आ गई, तभी बताया, तभी सब माना। और 1 महीना चला गया। मैं जो काम डे टू डे में करता था, 2-3 लोगों को पार्टली मैंने डिवोट किया। डिवोट करके बोला कि आज से आपको संभालना है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। बोले अच्छा किया सर, हम लोग तो कितना टाइम छुट्टी जाके आए, आप गए ही नहीं है, अब जाओ जाओ जाओ। इस तरह से बोला। 1 महीने के बाद आया और वहाँ मैंने देखा एक जर्मन में एक 400-450 स्क्वायर फीट के कमरे में एक बंदा है ना, टेबल, कॉफ़ी का मग, पेन लेके बैठा था, डायरी लेके कुछ लिख रहा था। फिर थोड़ा टाइम होता था, ये सोचता था, फिर लिखता था। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है? तो बताया कि ये कंपनी के ग्रोथ के लिए प्लान कर रहा है और थिंक कर रहा है कंपनी के ग्रोथ के लिए। वहाँ से दिमाग की बत्ती जली। वापस आते 2-3 दिन तो सेट होने में लगे। उस टाइम जेट लैग लगता था, आज नहीं लगता है। हाँ। तो एक के बाद एक तीनों आए, सर अभी इतना दिन है, कहीं गलती हो गई तो। मैंने बोला देखो, मैंने आके सब देखा है, मैं जो देखता था ना उससे बेहतर आपने काम किया है। तो आपको लाइफ टाइम अभी ये, जब तक मतलब आप दूसरा किसको तैयार नहीं कर, आपको संभालना है। और उस दिन से घूमना, मार्केट में क्या चल रहा है ये जानना सीखना शुरू किया, डेवलपमेंट के लिए सोचना स्टार्ट किया। और वहाँ से 87 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। उसी दौरान हमने एक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये कह सकता हूँ हमारी, मतलब हमारे सेगमेंट की ट्रांसपोर्ट में, कि हमने 5 स्टार होटल सी रॉक हुआ करती थी। उसमें पूरे स्टाफ के लिए इंक्लूडिंग ड्राइवर्स, प्यून, गाड़ी के मालिक को, और एक चर्चा सत्र रखा। वाह। और उसमें सबको अपनी राय देने की छूट दी थी। और जो मैनेजर्स थे आउट स्टेशन के, 12-14 ऑफिस थी उस टाइम, उनको भी बुलाया गया था। और उसमें काफ़ी अच्छी तरह से हुआ। और यू कांट बिलीव बट ये हुआ कि उसके बाद के साल में ना, जो एक ओनरशिप की भावना आई ना लोगों में थी, लेकिन वो मजबूत हुई ना, उसकी बदौलत हमारा जो बॉटम लाइन है, उस टाइम हम लोग टॉप लाइन नहीं जानते थे, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये सेल क्या है, ये सेल्स वाला कोई नहीं रहता था। सेल्स कभी किसने बुलाया क्लाइंट ने तो हम खुद जाते थे। तो ये एक ओनरशिप की भावना आई। और ओनरशिप में तो कहूँगा कि वहाँ ट्रांसफ़र हो गई लोगों में, और 1.5 गुना हमने प्रॉफिट उस टाइम किया था। वाह। और तब से ये चल रहा है। और वेरियस कंपनी थी हमारी, वो अलग अलग टैक्स प्लानिंग। उस टाइम एक ज़माना हमने देखा 1960s
में 64% टैक्स और Yes, 64. टोटल 93% आता था, हाँ तो वो कम होके 30% आ गया। तो उसके टैक्स प्लानिंग के लिए अलग अलग कंपनियां Companies, बनाई थी, sure. पार्टनरशिप, हाँ अलग अलग पार्टनर थे, घर के भी थे, बाहर के भी थे, सब कुछ। सब किया टाइम अनुसार तो था। ये हमने फिर उसका एकीकरण 96 में किया, सेक्शन 9 में। तो ये सब मतलब क्या है कि जो Right time. समय के साथ जो समय के तकादा है उसको परखना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना ये चाहिए। एक बहुत मैं समराइज करूंगा ये सेगमेंट को कि बिगेस्ट ग्रोथ कम्स व्हेन यू आर फ्री। अगर आप ऑपरेशंस में उलझे रहेंगे तो रामू काका भव, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। नहीं, रामू काका का होना, मतलब आज मैं देखता हूँ तो रामू काका हर जगह मुझे मिलते हैं देखने, और मुझे अफसोस होता है क्योंकि देखिए हम्म, कोई भी बिजनेस हो गए, जी एक तरह से आपको सेट कर लिया आपके Yes. डिजायर लेवल पे, यस तब तक आपको रामायण का बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि राम ने पावर पॉइंट पे लेके लड़ाई की थी, यस उसमें मालिक भी आप है, मैनेजर भी आप है, Yes. और कभी जरूरत पड़ने पे झाड़ू भी आप यस मारेंगे। यस बिल्कुल। लेकिन एक टाइम उस पड़ाव को आपने पार कर लिया, उसके बाद फिर महाभारत का मॉडल ही काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो महाभारत के मॉडल के अलावा और कोई काम नहीं सो आ सकता। गेट फ्री फ्रॉम ऑपरेशंस, टीम पे आप हिम्मत रखिए, ट्रस्ट करिए और सिस्टम्स डालिए कि प्रोसेसेस सेट हो, सिस्टम और प्रोसेस होगा ना, डेटा होगा। कि किसके बिना काम नहीं चलता। आज मेरे बिना काम नहीं चलता है। हम लोग तो क्या है कि आज जितने भी डायरेक्टर है, अगर 6 महीना नहीं भी होए तो सिस्टम काम करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। सुपर। तो अशोक भाई, आपने तो इतने सारे इंसाइट्स दिए बिजनेस के बारे में, खास करके जो आपका एक्सपीरियंस था। अब मैं आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन खेलूंगा। हर इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री बोलूंगा, आपको वो इंडस्ट्री में क्या रिस्क लगता है और क्या अपॉर्चुनिटी लगता है और क्या एडवाइस है, तो मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा। हम स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट रिटेल, क्योंकि रिटेल में पहले मॉल्स का खतरा था, फिर ई कॉम आया, फिर क्विक कॉमर्स आया, अब चेन स्टोर्स आए। तो रिटेल में क्या खतरा लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी लगता है आपको? रिटेल में मुझे खतरा एक ही लग रहा है कि जो अपनी बात के दौरान आपने कहा कि गला नहीं छोड़ने वाली बात, ओके। वो गला छोड़ के मार्केट में क्या हो रहा है, आजू बाजू क्या हो रहा था, उसके मुताबिक अपने आप को अगर कोई ये करेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे मेरे अगले वक्तव्य में बताया आपको जी कि 1200 स्क्वायर फीट की दुकान में अगर एक आदमी, हाँ गोडाउन है 2-3 उसके, लेकिन इतना धंधा कर सकता है तो रिटेल में, और उसका उसके कहने के मुताबिक लोगों को जो 160 170 लोग उसने डिलीवरी के लिए रखा है, उसको श्योर। खाना देता है, रहने की जगह देता है, सब सुविधा देता है। तो लोग हंस के उसके पास आते हैं, बोलते हैं रिटेल में काम करने के लिए माँ आदमी नहीं मिलता है, लेकिन उसके पास तो आदमी की कमी नहीं होती है। तो ये चीज हर एक बिजनेस में लागू होती है कि आप के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके कंफर्ट का, उनके फैसिलिटीज, डेवलपमेंट का व्यवहार। आप ध्यान रखेंगे जी तो वो आपका ध्यान रखेंगे। और इसमें भी जो बात आती है वो ओनरशिप ट्रांसफर की, जी कि आज उसको लगना पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी है या ये मेरी दुकान है। और दूसरा क्या है कि नई चीज आती है जो थोड़ा, जो सॉफ्टवेयर रेडीमेड काफी है मार्केट में, तो उसको अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से कौन सा करेक्ट सॉफ्टवेयर सूट होता है, जी उसके मुताबिक उसको एडॉप्ट करके कंप्यूटराइज करने का। देखिए आज मैं तो, हमारी कंपनी तो शुरू से पक्के में ही काम करने वाले मानते हैं, और आज जो ग्रोथ हुआ है वो उसी बदौलत ये हुआ बहुत है। इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि Yes. आज लोग कच्चे पक्के के चक्कर में है ना अपना ग्रोथ भूल जाते हैं और फिर रोने को बैठते हैं। तो वो छोड़ दो। आज क्या है कि एकदम फ्रेंडली नहीं बोलते, लेकिन कंफर्टेबली टैक्सेशन है। Yes. और जीएसटी आए है, जीएसटी का भी तकलीफें है, अभी टीथिंग ट्रबल है आज 5 साल होने के बावजूद Yes, भी। yes, है। उसके बावजूद भी इतने ढेर सारे, पहले आप
जो टैक्स फेस करते थे, हाँ। ये कितने डिपार्टमेंट आपको लगते थे, आज एक और एक दो डिपार्टमेंट से आपको बिल्कुल, पालना लेकिन पड़ेगा। आपने जो कहा सर, तो ये सब सुविधा भी दिन पर दिन हो ईज़ी रही हो रही है। है। हाँ। एंड दूसरा क्या है, रिटेल में ना लुक जो है वो उसको भी अट्रैक्टिव बनाने की आप आवश्यकता एम्बियंस है। एम्बियंस बोल रहे हैं? एम्बियंस जो है जी, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कंपटीशन में कौन खड़ा है ये देख के उसके मुताबिक करने का है। और दूसरा, आपका जो क्लाइंट है उसके साथ जो आपका दिल का नाता है जी, वो परफेक्ट। सबसे ज्यादा काम करने जी, वाला है। मैं वो नीड बेस पे कभी वहां से मंगा लेंगे, लेकिन नॉर्मल कोर्स में आपसे ही आपसे दूर नहीं जाए। वो भाव नहीं पूछता है, कुछ नहीं करता है। जहां उसको पता है कि मार्केट में उसके मुकाबले ये ऑनलाइन सस्ता मिलता है, उसके बावजूद भी आपका जो रिलेशन है Yes, वो रिलेशन यहाँ काम कर जाता बिल्कुल। है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं अशोक भाई बोलना चाहता हूँ कि ये काले-सफ़ेद के चक्कर में आदमी रात को नींद नहीं सो पाता, मल्टीपल कागज़ रखता है और सबसे बड़ा रिटेल में मालूम है 2 गुना है। एक कस्टमर का डेटाबेस रख नहीं सकता। आज बिना कस्टमर का डेटाबेस आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, एसएमएस कॉलिंग नहीं कर सकते और सेकंड इन्वेंटरी उसको मालूम नहीं पड़ता। और रिटेल में इन्वेंटरी इतना बड़ा श्राप है, इतना बड़ा श्राप है। नहीं, सही बात है। ये कई जगह पे हमने देखा है कि जहाँ मैंने सुना है हुँ। कि 2 किलो बादाम रोज चोरी होती थी। हुँ, लेकिन इन्वेंट्री आप रखेंगे या, और दूसरा क्या है, देखिए एक टाइम जो था, उस टाइम क्या है, मीडिया में इतना भारी पैसा देख के आपको एडवर्टाइज करनी पड़ती थी। यस, आज जीरो कॉस्ट पे आपकी मार्केटिंग हो सकती है। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग, आपकी ब्रांडिंग बनानी जरूरत है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि एरिया एरिया वाइज जो है एक कॉमन ब्रांडिंग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वेरियस ऑप्शन है। अगर देखो, जिसको ग्रो करना है, जिसको सर्वाइव करना है, नहीं, मैं ग्रो करने की बात ग्रो करता हूँ, करना तो ही उसके पड़ेगा। लिए ऑप्शन बहुत है। हुँ। और नहीं करना है उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं एक आपको इसमें इनसाइट देता हूँ ऑडियंस को भी। जैसे सर को मालूम है, सर आए, उनके हाथों से हमने ओपनिंग कराया था। इतना प्यार है हमारा, रिटेल चेन स्टोर्स है। हमारा सॉफ्टवेयर है 100% व्हाइट है। अभी बटन दबा के कितना इन्वेंटरी है, कितना ओल्ड स्टॉक है और आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर जिसे हम कहते हैं एट रिस्क, यानी जो लास्ट 6 महीने में नहीं आए। हाँ, मैं एक बटन दबाऊँगा, उनका नाम, नंबर मिल जाएगा। दूसरा बटन दबाऊँगा तो उनको स्पेशलाइज़ एक एसएमएस ऑफर चला जाएगा। वी मिस यू, कम फॉर अ फ्री फुट मसाज। बस ये बराबर है। करके लोग एटलीस्ट 30-40 में आ जाते हैं और मेरा टाइम और कॉस्ट एक एसएमएस भेजने का सर 8 पैसा 9 पैसा कॉस्ट। नहीं, 30-40% नहीं आते, 80% आते हैं। बस और क्या अरे चाहिए? बोलता है उसने याद किया है। एग्ज़ैक्टली। आज क्या है कि ये चीज की है ना कमी, लोगों को भी महसूस हो रही है हुँ, कि अपनापन वाली। येस। तो उसकी वजह से किसी का इस तरह का मैसेज या प्रेम भरा आमंत्रण मिलता है, जी, तो वो लोग खुशी खुशी जाते हैं। कुछ नहीं तो चलो घूम के आएंगे, मिल के आएंगे, बिल्कुल, ये करके भी जाते हैं रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल। तो रिटेल के आई थिंक अच्छे इनसाइट्स निकले। आई थिंक अगर आप 100% वाइड करके डेटा रखते हो, गला छोड़ते हो तो ग्रोथ है। अब आते हैं एक सेगमेंट जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है एक बाजू, लेकिन एक बाजू भाव बढ़ते ही जा रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया स्क्वायर फीट पहुँच गया। रियल एस्टेट। आपको क्या लगता है रियल एस्टेट के बारे में? क्या है फ्यूचर, क्या है रिस्क? देखिए, रियल एस्टेट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी मेरी लाइफ में एक ही बिल्डिंग बनाई थी हुँ, जहाँ मैं रहता हूँ आज। वो हुँ, हमारी बिल्डिंग थी, इसके लिए बनाई थी। उसके बाद आज आसपास वाले आए तो मैंने हाथ जोड़ के बोला नहीं। रियल एस्टेट में महारेरा की वजह से काफ़ी सुविधा हुई, लेकिन आज मुझे जो लग रहा है जी, कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। ओके। आज क्या है कि हाउसिंग है जो बॉम्बे में, हुँ, खास करके आप बॉम्बे की बात करेंगे तो जी, अदर प्लेस वहाँ अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जी, लेकिन बॉम्बे की बात करेंगे तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या में से वो बाहर निकल गई है। हुँ, तो अफोर्डेबल नहीं होंगे। और दूसरा क्या है कि आज का जो यंग जनरेशन है हुँ, उसका जो माइंडसेट है हुँ, कि उम्र भर हफ्ता भरने से बेटर है कि जब भी जो चाह वो भाड़े पे लगे। और भाड़ा एक्चुअली जो
बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसके मुताबिक उससे भी कुछ कम में मिल जाता है। Yes. तो क्यों नया हाउस लेंगे? 4% लेकिन typically. एक बात है हम्म, कि इसमें क्या बदलाव देखा है मैंने कि अफोर्डेबल जो एक बेडरूम की है उसका सेल है, लेकिन 2 और 3 वाले संघर्ष कर रहे हैं, ये देखा है मैंने, जो मुझे जानकारी है। जी और लग्जरी विला है वो बिक सुपर रही है लग्जरी कि जिसके पास अभी किसी वजह से पैसा आया है, हाँ तो वो कोरोना के बाद जो माइंडसेट आया है उसमें चेंजेस ये आया है कि मेरे पास पैसा है। पहले लोग यूज करने से डरते थे। कतराते थे, आज क्या है कि वो बोलते हैं रिवेंज स्पेंडिंग कर रहे हैं। हाँ तो वो 2000 स्क्वायर फीट का घर है, 4 लोग रह रहे हैं, तो वो 4000 का देखता है। जी तो लग्जरी वाले सेगमेंट में अभी मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक तकलीफ नहीं पड़ेगी, बाकी 2 और 3 वाला। और दूसरा क्या है कि लोगों ने क्या है टाइम पे जो काम देना चाहिए डिलीवरी वो नहीं हो रही यस है। उसमें लीगैलिटी वेरियस दिक्कतें भी है, लेकिन दिक्कतें किसने खड़ी की है? तो हमने ही खड़ी यस की, हमारे लोगों ने ही खड़ी यस की है। यस तो ये एक हर्डल्स भी है। और दूसरा क्या है कि जो रेप्यूटेड है, उन्होंने सबने क्या है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोजेक्ट्स काम कर लिया है, तो आज फाइनेंस के लिए जूझ रहे हैं। ये बिल्कुल मुझे जो जानकारी यस मोटिव ज्यादा मैं डीप में नहीं, लेकिन मोटा मोटा जो जी लोगों के साथ मिलने में फीडबैक मिल रहे हैं, ये इस बात के यस है। सर रियल एस्टेट में 3 चैलेंजेस है। एक तो है लोकेशन, अभी भी लोकेशन इज किंग, राइट लोकेशन लोकेशन। किंग है। सेकंड लीगैलिटी, अभी भी लीगल इश्यूज इतने आ रहे हैं, बिल्डर को भी आ रहा है क्लियरेंस गवर्नमेंट एजेंसी से लेने में, और लीगल लूपहोल्स कुछ ना कुछ निकलते हैं। एंड थर्ड इज लेगेसी, रेप्यूटेड बिल्डर्स यानी चोर, ये माइंडसेट लोगों का बन गया यस ऑडियंस का। बिल्कुल। खाली 5% बिल्डर्स की लेगेसी है, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड काम ही कर पा रहे हैं क्योंकि लोन्स टैक्सेस स्टैम्प ड्यूटी बहुत बहुत बढ़ चुका है। यस बहुत बढ़ चढ़ मतलब क्या है कि लोगों की रीच से बाहर निकल चुका है। एब्सोल्युटली बहुत बढ़ गया है। और ये आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए, आज ये भ्रष्टाचार और किसने बढ़ाया है कि 10,000 स्क्वायर फीट की है तो वो 12,000 करके या 15,000 करके कैसे भी इसकी फिराक में रहते थे लोग। मतलब क्या है कि जो एथिक्स एंड वैल्यू होनी चाहिए, उसको जब भी उसको त्याग करते हैं लोग, तभी ये सब प्रॉब्लम इश्यूज आते ही है। जी और ओवरबॉट भी कुछ जगह पे है, तो ये सब है। और लोकेशन आपने बिल्कुल सही बताया, लोकेशन इज द किंग। किंग यस और एक बात मैंने जो बताई ना, आज जो सर्विस करने वाले लोग हैं उसमें एक ही माइंडसेट आ गया है कि पूरी क्यों भाड़े पे ना ली, यस कभी जी पसंद नहीं है तो बदली कर सकते। बदली कर सकते हैं। और 4% 3% आपको अगर इन्वेस्टमेंट छुटता है तो आप बैलेंस अमाउंट एसआईपी में डाल के वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ये माइंडसेट लोगों का है। यस यस। मैन्युफैक्चरिंग का क्या आपको स्कोप लगता है? आई थिंक इंडिया का फेज आ रहा है गोल्डन मैन्युफैक्चरिंग। नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए तो मैं बोलता हूँ ना कि सोने की खदान पे बैठे हैं एब्सोल्युटली manufacturing वाले। ग्रोथ बहुत ग्रोथ। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रोथ मुझे जो दिख रहा है ये डिफेंस सेक्टर में दिख रहा जी है। और हाल ही में अभी जो वर्ल्ड वाइज सिचुएशन है, उसमें हमारे प्रोडक्ट ने जो कमाल करके दिखाई है, जी उसकी वजह से अभी बाहर के भी ऑर्डर्स आ रहे कितनी हैं। कंट्री का है। आज मैं मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 27 कंट्री के यस एडवांस पेमेंट आ यस गए हैं यस कुछ वेपन्स के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल्स फेमस हो और गए। यस जो भी इस सेगमेंट में है, क्योंकि मैंने जुलाई 2014 में जब ये एक सेमिनार अटेंड किया था, जी उसमें डिफेंस सेक्टर के एक लेडी थे, हम्म उन्होंने जो बताया था कि हम कहाँ हैं हम्म पहले, आज से 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा हर एक बिजनेस यस नया नया जो प्रोडक्ट लाते हैं, कुछ इनोवेटिव लाते हैं, लोगों का जो पेन पॉइंट एड्रेस कर रहे हैं, जी वैसे सभी प्रोडक्ट में आने वाले समय में मुझे तो तेजी रख रही है। क्योंकि आज क्या है कि
पहले एक आदमी कमाने वाला 10 आदमी खाने वाले थे, आज 2 आदमी है तो दोनों कमाते हैं, ये सिचुएशन है। तो हाँ। स्पेंडिंग पावर जो है बढ़ रहा है। लोगों का Yes, sir. वो इतना बढ़ गया है। Yes. तो जो एक जमाने में लग्जरी कहलाती थी वो आज के लोगों की नेसेसिटी बन गई Yes, है। बिल्कुल। तो नेसेसिटी बन गई है तो मतलब हर एक के पास लाइन लगी रहती है कि ये पहला ये लेना है, Yes. दूसरा ये लेना है, ये लिस्ट रहता है प्रायोरिटी का जी, इनका। जी। तो वो प्रायोरिटी के लिए स्पेंडिंग करते हैं लोग। यस, सो मैन्युफैक्चरिंग आपको लगता है बहुत बूम है और बहुत खास ही करके बूम है। और उसमें क्या है कि स्किल, सेमी स्किल लेबर भी मिलता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। जी, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है देश में, उसकी वजह से आप MBA और ये भी कभी लेबर का काम करते हुए मैंने Yes. देखे हैं। आप देखो ना MBA अप्लाइज फॉर अ प्यून जॉब प्यून आल्सो। का जॉब के Yes, लिए अप्लाई करते हैं। करते हैं। यस, और मुझे खास लगता है अशोक भाई मैन्युफैक्चरिंग खास जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसको होगा, लेकिन सब्सिडीज आज क्या है कि सब नहीं, उसको गवर्नमेंट बेनिफिट तो बहुत मिल रहे हैं। और आप देखो आज से 10 साल पहले का जो जमाना था जी, उसके मुकाबिल आप देखने जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी Growth मिला। सुविधाएं दी गई Yes. है एडिशनल उस टाइम के मुकाबले। तो अपॉर्चुनिटी है। और एक जमाने में क्वालिटी नहीं थी, तो आज क्वालिटी अपनी सब जगह पे पास हुई है। यस, मतलब कंपेरेबल है वर्ल्ड के क्लास के। यस, लेकिन एक ही अभी खतरा क्या है कि मुझे जो दिख रहा है जी, कि आने वाले समय में US, यूरोप या जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे बेहतर जो एशियन कंट्री में है उसको चांस ज्यादा लग रहा अग्रीड, है। एशिया क्योंकि अफ्रीका, राइट। आज पूरा यूरोप है ना मंदी की चपेट में आ गया है। Yes. और जिस तरह से अभी मैंने वहाँ के लोकल आदमी से बात किया जी, तो USA की भी ये हालत की और बढ़ रहा है, खरब तो ऑफ कोर्स वहां पे धंधा गिर रहा है। गिर रहा प्लस है। मूवमेंट वो लोग ने चालू किया, मागा मेक अमेरिका ग्रेट। हाँ। एप्पल को धमकी दे रहा है भाई तू इधर ही बना, इंडिया में क्यों बना रहा है। अभी एप्पल का ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, और हैदराबाद में है, मेरे दोस्त को ही इसका ये मिला है पैकिंग का। वाओ। तो सो 1 out of every 5 phones sold in the world is made in India today. मेरी और धीरे धीरे 1 out of 3 हो जाएगा। हो बट जाएगा। सो मैन्युफैक्चरिंग इज ब्राइट, वो आपको लगता है। सर्विस एंटरप्रेन्योर्स क्या लगता है? वेरी इजी टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्केल। यस। वेरी इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू स्केल, आपको क्या लगता है? नहीं, सर्विस इंडस्ट्री का क्या है, देखिए आपके माइंड सेट पे होता है। जी, मैंने आज से 12 साल पहले कहा था जी, कि सर्विस इंडस्ट्री में आपको रहना है, आपको अपने आप को साबित करके रखना है। जी, तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं टैलेंटेड लोग, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप पार्टनर, बिल्कुल। दैट्स द आपको जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उससे दोगुना इस पे मिल जाएगा। यस, और वो नहीं करने वाले के लिए संघर्ष जारी रहेगा। परफेक्ट। ये बहुत शॉर्ट और स्वीट। और ये क्या है कि एक 2-3 चीजें इसमें होती है। एक तो देखिए जो आपने इन्वेस्ट किया है टैलेंट को डेवलप करने में, वो वेस्ट नहीं जाता है। और दूसरा कि ये पता है कि इतना होगा तो मुझे ये मिलने वाला है, तो वो ओनर बन के काम करता है। और आज जो कमी है जो मुझे दिख रही है सर्विस इंडस्ट्री में, जो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ यही चीज मैंने पाई है। ये काफी लोगों से मैंने किया है, क्योंकि हम लोग भी सर्विस इंडस्ट्री में ही है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग फेस कर रहे हैं उसके मुकाबले हमको फेस कम करना पड़ता है। तो क्या फर्क है ये देखते हैं। तो ये 2-3 चीजें हमको, क्यों हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लोगों में और उसमें छोड़ गया। मुझे एक ट्रांसपोर्ट वाले ने ही फोन किया था कि आप इतना इस पे स्पेंड कर रहे हो, छोड़ गया। मैं बोला देख, छोड़ गया ना तो कुछ सीख के जाएगा, उसका तो भला होने वाला है ना जी। और उसके भले के लिए हम लोग सोचेंगे तो अपना भला कुदरत करेंगे। अरे वाह। कुदरत के नियम को आप फॉलो करो, थोड़ा तो भरोसा रखो कुदरत पे। यस, परफेक्ट। एक लास्ट सेगमेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है ये बहुत तकलीफ में आएगा अगर सुधरेगा नहीं। फैमिली बिजनेसेस। 75% बच्चे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना नहीं चाहते फॉर वॉट एवर रीजन। आपको इसमें क्या फ्यूचर लगता है, क्या एडवाइस है? देखिए आपको बताऊं ना, तो
एक सैन फ्रांसिस्को की कोई बिजनेस स्कूल का एक बुक आया था, मैंने किसी को दे दिया। श्योर। उसमें सब एनालिसिस की गई थी जी। फैमिली बिजनेस के लिए। हम्म, और वो मैं समझता हूँ कि 1955 टू 2005 या 2010 तक का था एनालिसिस। हम्म, फैमिली रन बिजनेस है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर इट इज 35% ज्यादा है कंपेयर टू कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट फैमिली। और अनफैमिली वाओ, business. 30% मोर प्रॉफिट। वाओ। यस। अभी इसमें जो चैलेंजेस है, जी। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है मालूम है? जी। कि फैमिली के लोगों की लेवल हम्म, एक सरीखी होनी चाहिए। मतलब एक बंदा बाहर कुछ सीख के आता है हम्म, तो उसकी फर्ज है कि सबको अपडेट करें। अपडेट करे। अपडेट नहीं कर सकता तो उनको करे, और इसमें माइंडसेट का इश्यू आ जाता है। कई मर्तबा क्या है कि अपडेट करने जाता है वो बंदा, लेकिन अभी एमबीए हुआ है, कोई लंदन जाके पढ़ गया है, कोई यूएसए जाके पढ़ गया, तो उनको ये लगता है कि ये पुरानी बात है या पुरानी सोच है। ये जो है, इसकी वजह से जो डिस्पैरिटी आती है जी। वो फ्यूचर में संघर्ष का एक कारण बन सकती है। दूसरी बात कि फैमिली रन बिजनेस के ओनर्स को मैंने देखा है जी। तो घर पे जब भी रहते हैं तभी बच्चों के सामने अपना बिजनेस को क्रिटिसाइज करते हैं। धंधो बेकार छे। मैं कहूँ कि कितनी अच्छाइयां आप करो ताकि उनको आने को मन करे। नहीं अशोक भाई, आजकल तो मम्मियाँ बोलती है बेटा बेटा बिजनेस में मत आ, हाँ, जॉब कर, सैटरडे संडे नहीं मजा नहीं, कर। इसमें क्या है कि मैंने जो कहा ना पहले कि कॉन्फिडेंस लेवल यस। आज के जितने पढ़ाया जाता है ना कॉलेजों में, उससे डराया जाता है, ज्यादा जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि पेरेंट्स भी, मम्मी भी बोलती है कि 5 आंकड़े का पगार मिलता है सैटरडे संडे, वही जो माइंडसेट की बात की थी मैंने, वही बात अटकती है। लेकिन मैंने एक देखा है कि देखो एम्प्लॉयमेंट में कुछ लिमिट रहती है आपको ग्रोथ होने की, लेकिन डेवलप अपने आप को करने की जो अपॉर्चुनिटी फैमिली रन बिजनेस में मिलेंगी ना, वो कहीं नहीं मिलेंगे। इतना है कि जो पेरेंट्स है उनको ये है कि उन पे भरोसा करे, उनको रिस्क लेने देवे, कुछ एक्सपेरिमेंट करने देवे। आपका बिजनेस कोई जो भी करने वाला है अपनी अच्छाई के लिए करेंगे, और उसमें गलतियां हो गई तो वो गलती में से जो सीख मिलेंगी वो आगे चल के उसको काम आ सकती है। तो ये होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जमाने के हिसाब से कुछ नई आइडिया लेके आपका नेक्स्ट जनरेशन आता है, उनको एडॉप्ट कर दो या उनको ही ओनरशिप दे दो कि भाई आप करो ये, हम आपके साथ हैं बस। तो ये इतनी बात होगी तो फैमिली रन में। और दूसरा डूज एंड डोंट्स होना चाहिए। एक फैमिली रन बिजनेस को अगर लंबे तक चलाना है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तो मैंने जो 89 में किया था वो करना जरूरी है कि इंटरनल एमओयू बनाना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, क्या राइट्स है क्या नहीं है, ये करेंगे। और ये इंटरनल है, हर 3 साल या 5 साल के बाद सिचुएशन के हिसाब से इसमें जो जरूरी है वो बदलाव भी लाने चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन कैसे एंटर करेगा, इसके लिए क्या नियम रहेंगे, ये सब बातें होगी ना। तो मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि फैमिली रन बिजनेस को प्रमोट करने, एक प्रमोट करता हूँ मैं तो हर जगह पे, कि उससे बेहतर कोई चीज नहीं है, नहीं हो सकता। नहीं, सुपर। और दूसरी बात ये है कि फैमिली में ये जो स्प्लिट होता है ईगो की वजह से, आज क्या है जमाना है ना, कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेशन का है। तो आप दूसरी कंपनियों से कोलैबोरेशन करें, अपने आप पहले अपने परिवार के साथ कोलैबोरेशन करो। परफेक्ट सर। भगवान श्री राम को भी लक्ष्मण का तो सहारा लगा ही,
नहीं सबका लगा था, हनुमान का लगा था, लक्ष्मण, सुग्रीव, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न ने पीछे संभाला, विभीषण, सबका। ये सबका नहीं, लगा but था। साथ में लक्ष्मण को भी संभाला और लक्ष्मण ने भी एक सैक्रिफाइस दिया। ओके, तो आई थिंक फैमिली बिजनेस पे तो आपने बहुत सटीक इनसाइट्स दिए। मैं कुछ ऑडियंस को कहूंगा कि अशोक भाई ने और उनके फैमिली ने फैमिली एमओयू बनाया है, और एक कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ, आपने नाम सुना रहेगा, लिस्टेड कंपनी नवनीत एजुकेशन। मैं उनका एडवाइजर हूँ, बोर्ड एडवाइजर हूँ, उनके सेल स्ट्रैटेजी में गाइड करता हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक फैमिली एमओयू, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके कारण आई थिंक उधर 20+ फैमिली मेंबर्स जुड़े रहेंगे और वो एक साथ कॉन्फिडेंस से प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस है, बट आपने एक अमेजिंग इंसाइट दिया कि फैमिली बिजनेस जनरेट्स मोर प्रॉफिट अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रिंसिपल्स अच्छा है। नहीं, ये वर्ल्ड का रिसर्च है, आपने बोला रिसर्च है। अब एक दो क्वेश्चन लास्ट में बोलता हूँ, और मैं ऑडियंस को पूछना चाहूंगा कि अगर आप पार्ट 2 चाहते हो, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, इन्होंने इतने सारे लोगों को गाइड किया है, एक बंदा तो आपके सामने खुद खड़ा है, तो आप क्वेश्चंस कमेंट में डालना, और बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे तो हम अशोक सर के साथ पार्ट 2 पॉडकास्ट डेफिनेटली करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आप स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्ट करते हो, आप क्या 4 या 5 चीज देखते हो बिफोर इन्वेस्टिंग? नहीं, स्टार्टअप में देखो, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ जी, कि ये स्टार्टअप है, इस सोसाइटी का क्या पेन पॉइंट एड्रेस कर रहा है। वाह, पेन पॉइंट। अगर पेन पॉइंट एड्रेस करता है तो उसमें करना मैं पसंद करता हूँ। दूसरा, कम से कम जो प्रमोटर है ये 2 से 3 लोग होने चाहिए, अकेला आदमी पे नहीं करता हूँ। तीसरा, इनकी जो वैल्यूएशन है वो लॉजिकल और होनी चाहिए। चौथा, टेक्नोलॉजी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या है वो देखता हूँ जी। और ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें मैं नहीं करता हूँ। और ट्रेडिंग बिजनेस का आजकल क्या है कि एक जमाना था, मैंने स्टार्ट किया था तभी 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के ये जो वैल्यूएशन पे हम लोग करते थे। लेकिन आज क्या है कि कुछ हवा चली स्टार्टअप की, आज 40 और 50 करोड़, और देखेंगे तो क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग कर रहा है। ये नई आइडिया है, अरे नई आइडिया है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में आप हिंदू रेट से भी ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी है या नहीं। और उसकी बदौलत जो हाई कई लोग गए, उसमें से अभी कुछ अरसे में सामने आया फेलियर, तो पूरा जिसने पैसा डाला उसके पैसे डुबा दिए। यस, 100% ट्रेडिंग में। और मेन जो देखिए, एक चीज मैं देखता हूँ कि ये किस इंटेंशन से आया, पैसा कमाने के लिए आया है या कुछ सोसाइटी का भला करने के। सोसाइटी का भला करने उसको कभी भी आंच नहीं आएगी, मैं ये समझ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आपने एक बुक लिखा एंड आई वाज हैप्पी कि मैं बुक में वो रिसर्च में मैंने भी थोड़ा हेल्प किया, और आपका बुक द विनर था। तो बुक, और वो बुक की ओपनिंग ग्रैंड लॉन्च में द हिंदुजा ब्रदर्स आए थे, वो एक लैंडमार्क इवेंट था। तो द विनर बुक के बारे में कुछ बताइए कि क्या लिखा, कैसे लिखा? नहीं, विनर बुक के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि लिखने की वजह अगर देखने जाओ तो मैं कच कॉर्पोरेट के अंतर्गत 2003-04 से फैमिली रन बिजनेस और एसएमई के बारे में मैं, मुकेश भाई और फिलिप, हम तीनों जब भी मिलते थे कि बोलते भाई देखो, बड़ी कंपनियों के माई बाप है सब, छोटी कंपनियों के एसएमई जो सेक्टर है स्पेशल, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा देता है, एम्प्लॉयमेंट जाता है, उसका कोई माई बाप नहीं है। तो हमको और हमारे अधिकतम लोग हमारी कम्युनिटी के, उस टाइम कम्युनिटी के लिए भी ये सोच रहे थे, कम्युनिटी के अधिकतम लोग एसएमई सेक्टर में है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, और ये हमने स्टार्ट किया था। 2015 में जब भी मैंने मास खमन किया था, उस टाइम मुझे गांव में रहने का मौका मिला था 4 महीना। 4 महीने में मैं 60+ लोग आए जो डबल ग्रेजुएट थे। उसमें से लोगों को पूछा कि क्या करते हो। मेरी पहले से यंगस्टर जो भी आता है उसको क्या करता है क्या नहीं, मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि इसको कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ गाइड कर सकूं। तो शॉक हो गया मैं इसलिए कि उसमें से 8 या 10 लोगों को छोड़ के बाकी सब नौकरी कर रहे थे।
और जब भी उपवास शुरू हुआ तीसरे चौथे दिन मेरी वाइफ ने बोला कि आप बोलते थे ना कुछ लिखना है तो अभी लिखना स्टार्ट करो, ये 26 आपको मास खमन करना है तो 1 महीना Mask नहीं means निकलने हैं। 30 days of fasting only on warm water between sunrise and sunset. तो ये लिखना स्टार्ट किया और कुदरत ने जो मेरा इंटेंशन था उसमें ऐसी हेल्प की कि 26 दिन में बुक तो लिख दी। लेकिन बुक सिर्फ शॉर्ट पे लिखी थी तो 38-40 पन्ने की बुक थी। मैंने बोला इतने ज्यादा डिटेल में मैंने इसलिए नहीं गया कि बड़ा बुक देख के लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, जी तो छोटी है, लेकिन इस पे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने फिर खोज की कि क्या किया जाए। तो 13-14 लोग ऐसे, मैंने 20 लोगों का इंटरव्यू लिया था, मतलब जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिसके साथ उठना बैठा है, ऐसे ही लोगों को जो जीरो में से हीरो बने हैं वैसे। सर 3-4 का नाम, जैसे मोतीलाल ओसवाल है शायद। एक देखिए आपको नाम बता सकता हूँ, मोतीलाल ओसवाल है। हाँ। दूसरे पृथ्वी सिंह जाडेजा है जो एक ग्राउंड्समैन का बेटा था और आज उसकी कंपनी के साथ फ्रांस ने टाई अप किया है, मतलब इनको बड़ा भाई बना के। वो बड़ा भाई नहीं बना है। तीसरा चंदू भाई बिरानी जो बालाजी वेफर, उन्होंने कैसे स्टार्ट की थी। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है। एक जवेर बेन जो पढ़ा लिखे नहीं थे, यूएसए जाके उन्होंने कैसे एम्पायर खड़ा किया जीरो में से। तो वैसे लोगों का कैरेक्टर मैंने लिया, मेरे पिताजी का लिया है सबसे पहले। मेरे लिए जो मेरे लिए मार्गदर्शक है वो मेरे पिताजी के विचार है, पिताजी की सीख है। और पिताजी के साथ मैंने ज्यादा में ज्यादा टाइम अपने स्कूल टाइम में 64 to 69 में जो स्पेंड किया था, जिसकी बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ उसकी बदौलत। तो उनके साथ, तो उनके ऐसे कई लोगों को लिया जो शॉर्टकट लिए बिना आए थे ना ऊपर, उनका ही लिया है। और एथिक्स मतलब शॉर्टकट लिए बिना, मतलब एथिक्स वैल्यू सब कुछ आ गया। बिल्कुल आई थिंक बहुत सुंदर पॉडकास्ट रहा। हमने बहुत टॉपिक्स कवर की और बहुत बातें करने का मन रखता है, लेकिन हम उसे पार्ट 2 में रखेंगे। ऑडियंस के क्वेश्चंस एसएमई के लिए हमारी जो कच्छ कॉर्पोरेट फोरम है और जीतो है, जैन लोगों के लिए जीतो, ये दोनों काफी हद तक काम करती है। किसी को भी अगर आप इस कम्युनिटी से है, कच्छ कॉर्पोरेट में तो सबके लिए दरवाजे खोले, तो आप उसके मेंबर बन के लाभ ले सकते हैं। यस, मैं इनके लिंक्स आपको कमेंट्स में डाल दूंगा। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कच्छ कॉर्पोरेट फोरम, जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग होता है, सेमिनार्स होते हैं और आपको बहुत अशोक भाई जैसे दिग्गज लोग मिलते हैं। एंड जीतो इज फॉर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अशोक भाई पार्ट 2 के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम पार्ट 2 में आपका वापस राह देखेंगे। 3-6 महीने में वापस पार्ट 2 करेंगे। और आज का पॉडकास्ट में बहुत सीखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे रेलेवेंट, समय अनुसार चेंज करो, ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से निकलो, गले को छोड़ो, फ्री हो, डेलीगेट, ट्रस्ट करो। बाहर निकलोगे तो प्लानिंग कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। और बहुत अपने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस लेके कि कैसे उनके पास ईमेल आईडी नहीं था तो उनका बिजनेस प्लान हमारे कॉमन फ्रेंड मिलिंद अग्रवाल ने फाड़ा, वहां से उन्होंने लर्निंग किया टेक्नोलॉजी का और ईआरपी डिजाइन में इतना इनपुट्स दिया। एंड एट द एज ऑफ 47-50 अगर ये ईआरपी सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, और आज 75 में भी एआई, क्रिप्टो सब सीख रहे हैं, तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है। सो ऑलवेज अशोक भाई को मुझे देख के ही लगता है कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूख रखो, सीखते जाओ, ग्रो करते जाओ। और मैं आपको इन्वाइट करता हूं कि अगर आप में जेन्युइन इंटेंट है तो आप अशोक भाई को लिंक्डइन पे रीच करिए। अगर आपके प्रोफाइल में दम है तो ही बी हैप्पी टू मीट यू एंड वो आपको गाइड करेंगे। और नसीब वाले वही लोग हैं जिनके सिर पे अशोक भाई का हाथ होगा, जैसे आई एम वन ऑफ द फ्यू लकी वंस। यस, नहीं, मैं तो देखियो कोई टैलेंटेड आदमी लगता है तो उसको क्या मदद कर सकता हूँ यही सोचता हूँ। और जिसको भी मदद की है आज तक वो सब सुपरस्टार बन गए। वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। आज के पॉडकास्ट में भी किसी को लाइफ में कोई खुशी के पल है तो मेरे लिए, मैं सब अपने आप को लगता, ये है द रियल विनर हु इज द रियल गिवर। और ऐसे ही अमेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप इनसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश।